फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है कि एक नरेटर होता है, ही इज़ अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन एंड उस नरेटर की एक वाइफ होती है मैरी एंड उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। बेटी का नाम होता है सुजैन एंड बेटे का नाम होता है जोनाथन। सुजैन इज 7 ईयर्स ओल्ड एंड जोनाथन इज 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली होती है। एंड जो नरेटर होते हैं उनका बहुत टाइम से ये सपना होता है, ये ड्रीम होता है कि पूरे वो दुनिया के अराउंड एक सी वोएज करना चाहते हैं। सी वोएज क्या होता है? जब समुद्र के रास्ते, जब आप पूरी दुनिया के अराउंड घूमते हो, यात्रा करते हो, उसको सी वोएज बोला जाता है। ठीक है, तो हमेशा से बहुत टाइम से नरेटर का ये सपना रहा है कि वो सी वोएज करना चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर वो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते हैं, वो सी फेयरिंग स्किल्स सीखते हैं कि कैसे सी में वोएज करते हैं, वो सारी स्किल्स सीखते हैं काफ़ी टाइम तक एंड फाइनली वो वोएज करने निकल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो वो इंग्लैंड से अपनी वोएज स्टार्ट करते हैं एंड उनकी पूरी जो वोएज होती है वो 3 साल की होती है। ठीक है, तो जो उनकी वोएज का जो पहला पार्ट होता है, जो पहला फेज़ होता है, वो तो बहुत अच्छा जाता है, प्लेजेंट जाता है, बहुत वो मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, एंड वो केप टाउन साउथ अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर वो आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड वो सदर्न इंडियन ओशन में जाते हैं। और जो सदर्न इंडियन ओशन होता है वो दुनिया का सबसे रफेस्ट सी है, मतलब वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ख़राब होता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ख़राब रहता है। इस वजह से सदर्न इंडियन ओशन को रफेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो जब वो सदर्न इंडियन ओशन में जाते हैं अपनी बोट के साथ एंड वो पूरी फैमिली होती है और उनके साथ 2 क्रू मैन भी होते हैं जो शिप पर काम करते हैं। ठीक है, तो सदर्न इंडियन ओशन में उन्हें बहुत ख़राब वेदर का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है, जनवरी 2 का ये इंसिडेंट है। जनवरी 2 को क्या होता है कि बहुत बड़ी लहर आती है और उनके शिप से आकर टकराती है एंड सारा पानी उनके शिप के ऊपर आ जाता है। इस वजह से उनकी शिप को काफ़ी डैमेज होता है, उन्हें भी काफ़ी चोट लग जाती है। जो नरेटर होते हैं उनकी जो लेफ्ट रिब केज है वो टूट जाती है एंड उनका जो पूरा माउथ है वो ब्लड से भर जाता है, तो वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो शिप है वो भी काफ़ी डैमेज हो जाती है, काफ़ी टूट जाती है एंड जो शिप है वो पूरी टेढ़ी हो चुकी होती है। लेकिन फाइनली कैसे ना कैसे करके वो शिप पर पहुंच जाते हैं एंड वो जो शिप है उसको ठीक कर लेते हैं, जो पानी भर रहा होता है अंदर उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब उनके जो बच्चे होते हैं जोनाथन एंड सुजैन, उनको भी चोट लगी होती है। जो सुजैन होती है उसके सर पर एक सूजन आ चुकी होती है, उसके सर पर एक बम्प होता है एंड उसकी आर्म पर, उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये जो चोट है, ये जो इंजरीज हैं, वो अपने पापा को बताती नहीं है, नरेटर को बताती नहीं है, बिकॉज वो उसको अपने पापा को वो टेंशन नहीं देना चाहती, उनको वरी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी इंजरीज को छुपा लेती है। ठीक है, एंड जो जोनाथन होता है, जो उनका बेटा होता है 6 ईयर्स ओल्ड, वो जाके अपने पापा को बोलता है कि पापा हम मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं तो। ठीक है, तो वो दोनों जो बच्चे हैं सुजैन एंड जोनाथन, वो दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ब्रेव हैं, बहादुर हैं और इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मैच्योर बातें बोली यहाँ पर एंड जोनाथन ने ये बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। एंड ये जोनाथन ने ये जो सेंटेंस बोला, यही हमारे चैप्टर का नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। ठीक है, एंड जो सुजैन होती हैं वो अपनी इंजरीज को छुपाती हैं एंड वो अपने फादर को एक कार्ड भी देती हैं जिसमें अपने पेरेंट्स की फ़ोटो बनाती हैं, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उन्हें थैंक यू बोलने के लिए कि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो उनके बच्चे काफ़ी इनकरेज करते हैं उनको एंड बहुत ही वो मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं वो दोनों। एंड फाइनली वो कैसे ना कैसे करके वोएज तो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन वो एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज अब वोएज करना उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता, अब उनके लिए अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंस होता है। तो वो वोएज अपनी कंप्लीट नहीं करते। वो सदर्न इंडियन ओशन में जब ये पूरी उनकी शिप डैमेज हो चुकी होती है एंड उनको काफ़ी इंजरीज भी हो जाती हैं, तब फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम एक पास वाले आइलैंड में जाकर वहाँ पर जाएंगे एंड फाइनली अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो आइलैंड तक जैसे ना कैसे करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे वो अपनी वोएज स्टार्ट करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर वो 2 जनवरी को सदर्न इंडियन ओशन में वो वेव आती है जिस वजह से उनका जो पूरा जो शिप है वो डैमेज हो चुकी होती है एंड उनको इंजरीज हो जाती हैं। तो ये पूरे चैप्टर में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी लाइफ लेसन्स भी हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर। तो अब हम इसकी NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो
In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Hook। तो अब यहाँ पर जो नरेटर हैं वो नरेटर हैं उनकी वाइफ का नाम है मैरी एंड उनके 2 बच्चे हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम जोनाथन है एंड वो 6 इयर्स ओल्ड है एंड उनकी बेटी का नाम है सुजैन जो कि 7 इयर्स ओल्ड है। तो ये पूरी फैमिली है एंड नरेटर है। तो ये 1976 जुलाई 1976 में क्या करते हैं, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी सी वोएज को स्टार्ट करते हैं। सी वोएज मतलब जो पानी के थ्रू यात्रा करते हैं, पानी के थ्रू जब ट्रैवल करते हैं उसको सी वोएज बोला जाता है। तो ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी सी वोएज को स्टार्ट करते हैं जुलाई 1976 में अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, इनकी वाइफ होती है, इनका बेटा होता है एंड इनकी बेटी होती है। ठीक है, देन अब ये अपनी वो सी वोएज क्यों करते हैं, बिकॉज ये डुप्लीकेट करना चाहते हैं राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो एक कैप्टन जेम्स कुक थे, ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। ठीक है, ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 200 साल पहले एक पूरे वर्ल्ड के अराउंड एक सी के थ्रू जर्नी करी थी। तो उसी जर्नी को ये डुप्लीकेट करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे जो जेम्स कुक ने 200 साल पहले करी थी। ठीक है, देन for the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत टाइम से मैरी एंड मैं, मतलब मैरी उनकी वाइफ एंड वो, एंड जो नरेटर है वो यहाँ पर क्या है, 37-year-old बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर हमें नरेटर के बारे में भी पता चल गया, नरेटर एक 37-year-old बिजनेसमैन है। तो नरेटर और उनकी वाइफ मैरी, ये बहुत टाइम से इनका सपना है कि ये सेल करना चाहते हैं पूरी दुनिया के राउंड, मतलब पानी के थ्रू ये ट्रैवल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो बहुत लंबे समय से इनका ये सपना है। ठीक है, देन and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और पिछले 16 सालों से इन्होंने अपना जो भी फ्री टाइम है, लीजर का मतलब क्या होता है, लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम। तो जो भी इनके पास फ्री टाइम होता था, खाली टाइम होता था, उसमें ये क्या करते थे, अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को हॉन करते थे। हॉन करने का मतलब होता है इंप्रूव करते थे, शार्पन करते थे। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सी में ट्रैवल करने के लिए, शिप के थ्रू, बोट के थ्रू ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। तो उस स्किल्स को इंप्रूव करने में ये अपना उन स्किल्स को ये इंप्रूव करते थे अपने खाली टाइम में। ठीक है, तो और पिछले 16 साल से ये ऐसा करते आ रहे हैं। एंड कहाँ पर ये अपनी सी फेयरिंग स्किल्स, ये सी फेयरिंग स्किल्स होती हैं जो सी में ट्रैवल करने के लिए जो स्किल्स आपको आनी चाहिए, इनको सी फेयरिंग स्किल्स बोलते हैं। एंड ये मैरी एंड ये इनके हस्बैंड नरेटर, ये दोनों पिछले 16 साल से अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे थे। एंड कहाँ पर, ब्रिटिश वाटर्स में, मतलब ब्रिटेन कंट्री में ये रहते हैं, ब्रिटेन के आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं वहां पर ये अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, पिछले 16 सालों से। तो इनका ये बहुत बड़ा सपना है, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू सी। ठीक है, आगे रीड करते हैं। देन our boat Wave Walker, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built। तो इनकी जो बोट है जिसमें ये ट्रैवल करेंगे, सी वोएज करेंगे पूरी अराउंड द वर्ल्ड, तो उनकी बोट का नाम क्या है, वेव वॉकर। ठीक है, एंड इनकी जो ये बोट है वेव वॉकर, ये 23 मीटर लंबी है एंड 30 टन इसका वेट है एंड ये वुड की बनी हुई है। वुडन हल्ड ब्यूटी मतलब बहुत ब्यूटीफुल है इनकी ये बोट। देन had been professionally built, और इनकी ये जो बोट है ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है। इट इज़ वेरी प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इन्होंने महीने लगा दिए हैं इसके हर एक पार्ट को फिट करने के लिए एंड इस बोट को टेस्ट करने के लिए इन द रफ वेदर, मतलब क्या ये खराब वेदर में, तूफान आंधी में उसको झेल पाती है या नहीं। ठीक है, तो ये जो भी रफ वेदर इनके आसपास इन्हें मिलते थे वाटर बॉडीज में, तो वहां ले जाकर ये अपनी बोट को टेस्ट करते थे कि क्या ये हमारी बोट इन खराब वेदर को, आंधी तूफानों को झेल पा रही है या नहीं। ओके, सो दे स्पेंड मंथ्स इन फिटिंग it out and testing it। ठीक है, then the first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। ठीक है, तो इनकी ये जो पूरी जर्नी थी वर्ल्ड के अराउंड, ये टोटल 3 इयर्स की जर्नी थी एंड कितने किलोमीटर्स थे, 1,05,000 किलोमीटर्स की पूरी जर्नी थी। ठीक है,
एंड इनकी जर्नी का जो फर्स्ट लेग का मतलब होता है पहला पार्ट, फर्स्ट फेज, तो इनकी जर्नी का पहला पार्ट बहुत ही प्लीजेंट रहा, मतलब इन्होंने इसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली इनकी जर्नी का पहला पार्ट गुजरा। एंड ये कहाँ पहुंचे, ये वेस्ट कोस्ट से ही अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचे, ठीक है। वेस्ट कोस्ट मतलब इंग्लैंड से, इन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, वहां से स्टार्ट करी अपनी जर्नी एंड ये अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच गए। केप टाउन कहाँ पर है, अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न टिप पर, बिल्कुल साउथ पे केप टाउन, ठीक है। तो ये इन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट करी जर्नी एंड देन ये पहुंच गए अफ्रीका के केप टाउन पर, मतलब अफ्रीका के बिल्कुल साउथ पर पहुंच गए, ठीक है। एंड ये जो पूरा पार्ट था, ये जो पूरा फेज था इनकी जर्नी का, ये बहुत ही प्लीजेंटली, बहुत ही आराम से गुजरा, इन्होंने बहुत मजे किए, ठीक है। एंड इनकी ये जो पूरी जर्नी थी ये 3 साल की थी एंड 1,05,000 किलोमीटर की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Ocean. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर साउथ में पहुंच गए थे, अफ्रीका के साउथ केप टाउन में पहुंच गए थे। तो अब इन्हें ईस्ट की तरफ जाना था, बिकॉज इन्होंने इंग्लैंड से जर्नी स्टार्ट करी, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, एंड देन ये अफ्रीका के साउथ में पहुंच गए, केप टाउन में पहुंच गए, एंड देन वहां से ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड ईस्ट डायरेक्शन में सदर्न इंडियन ओशन आता है, एंड जो सदर्न इंडियन ओशन है वो दुनिया का सबसे रफेस्ट सी है। रफेस्ट सी मतलब कि वहाँ पर जो मौसम होता है, जो वेदर होता है वो बहुत ख़राब रहता है, तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं एंड बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ठीक है। सो वहाँ का वेदर बहुत ख़राब रहता है, इस वजह से सदर्न इंडियन ओशन को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का रफेस्ट सी बोलते हैं। एंड सदर्न इंडियन ओशन को टैकल करने के लिए, वहाँ से ईजिली सेल करने के लिए इन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली ये अकेले तो वहाँ से सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। क्रूमैन मतलब वो लोग जो शिप में काम करते हैं, जो ऑपरेशन में शिप को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्रूमैन को हायर किया, 2 क्रूमैन को हायर किया। पहला था अमेरिकन लैरी विजल, ही वाज ऑफ अमेरिका, एंड सेकंड वाज हर्ब सीगलर एंड ही वाज स्विस, मतलब वो स्विट्जरलैंड कंट्री को बिलोंग करता था, ओके। तो ये 2 क्रूमैन उन्होंने हायर किए एंड देन वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गए, सदर्न इंडियन ओशन में गए, ओके। देन on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. और जब ये दूसरा दिन था इनका केप टाउन का, जब वहाँ से वो जा रहे थे सदर्न इंडियन ओशन की तरफ, तो ये जब जा रहे थे तो इन्होंने क्या इनकाउंटर करना स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स क्या होती हैं, बहुत तेज तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनको गेल्स बोलते हैं। तो जैसे ही दूसरा दिन था इनका केप टाउन से, जब ये सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत तेज तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। देन For the next few weeks they blew continuously and कुछ हफ्तों तक, आगे के कुछ हफ्तों तक ये जो तेज हवाएं थी, ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी, ये कंटिन्यूसली चलती रही, ठीक है। Then gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. तो ये जो तेज हवाएं चल रही थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो गेल्स चल रही थी, इनकी वजह से नरेटर को टेंशन नहीं हो रही थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, जो वेव्स आ रही थी, वो अलार्मिंग थी, मतलब वो चौंकाने वाली थी, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। एंड उन बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से, लहरों की वजह से नरेटर को डर लग रहा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से इतना डर नहीं लग रहा था। एंड ये जो वेव्स थी ये कितनी लंबी थी, अप टू 15 मीटर्स हाई, मतलब 15 मीटर्स ये ऊंची लहरें थी। एंड एज हाई एज आर मेन मास्ट, मतलब उनकी बोट की, उनका जो शिप था, उनका जो मेन मास्ट मतलब जैसे जो शिप होती है एंड उसका जो बीच का जो सबसे लंबा पोल होता है ना, उसको मेन मास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इनका जो मेन मास्ट था, उतनी लंबी वेव्स आ रही थी, ठीक है। सो दे वर वेरी अलार्मिंग, दे वर वेरी शॉकिंग, ठीक है। देन December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट टू केप टाउन, ठीक है। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस वाले दिन ये 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट आ गए थे केप टाउन के। तो हमें पता है कि ये केप टाउन से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे थे, दे वर गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द सदर्न इंडियन ओशन। तो दिसंबर 25 तक ये केप टाउन से 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ आ चुके थे, ठीक है। Then, despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the
क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो जो वेदर था वो बहुत एट्रोशियस था। एट्रोशियस का मतलब होता है बुरा। हमें पता है कि मौसम उस टाइम बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। सो वेदर वॉज वेरी एट्रोशियस, मीन्स वेरी बैड। एंड बुरे वेदर के बावजूद भी इन्होंने क्रिसमस को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, बिकॉज उस दिन क्रिसमस था, वो फेस्टिवल था, तो उन्होंने क्रिसमस को बहुत ही अच्छे तरीके से, वंडरफुल तरीके से एंजॉय किया क्रिसमस ट्री के साथ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री भी लगाया जाता है, तो इन्होंने क्रिसमस ट्री लगाया एंड बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया डिस्पाइट द एट्रोशियस वेदर। ठीक है, देन New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. ठीक है, तो न्यू ईयर्स आ गया था। देखो 25 दिसंबर को क्रिसमस था, तो 25 दिसंबर से अब न्यू ईयर आ गया था, मतलब 1 जनवरी आ गया था, एंड वेदर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मतलब वेदर खराब ही था, तेज हवाएं चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। सो वेदर वॉज वेरी बैड टिल देन ऑल्सो। लेकिन ये एक दूसरे को रीजन दे रहे थे कि वेदर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइन लिखी ना, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। तो ये एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को रीजन दे रहे थे कि वेदर ठीक हो जाएगा, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। एंड जो वेदर है वो चेंज हुआ भी, लेकिन फॉर द वर्स। मतलब जो वेदर है वो सही होने के बजाय, ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गया। मतलब बद से बदतर हो गई ये सिचुएशन। ठीक है, पहली वेदर इतना खराब चल रहा था, एंड जो अब जो वेदर था वो और भी ज्यादा बुरा हो चुका था, और भी वर्स हो चुका था। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड फॉरवर्ड। देन At dawn on January 2, the waves were gigantic. तो January 2 के dawn का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह, जो सुबह का टाइम होता है, सनराइज का टाइम होता है, उसको dawn बोलते हैं। तो जब January 2 की सुबह हुई तो जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो gigantic मतलब ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी। पहले तो 15 मीटर्स बड़ी वेव्स आ रही थी, लेकिन अब और भी बड़ी वेव्स आने लग गई थी, लहरें आने लग गई थी। ठीक है, We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. ठीक है, तो अब ये जब ये सेल कर रहे थे, ये सी के थ्रू जब ट्रैवल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो इनके पास सिर्फ एक स्मॉल स्टॉर्म जिब थी। जिब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा शिप या फिर बोट में एक ट्राइंगुलर शेप का ऐसे एक कपड़ा लगा होता है, एक ट्राइंगुलर शेप होता है, एंड वो शिप या फिर बोट की स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको जिब बोला जाता है। तो जब ये सेल कर रहे थे तो सिर्फ इनके पास एक ही स्मॉल स्टॉर्म जिब थी, एंड दे वर सेलिंग विद 8 नॉट्स। मतलब जो इनकी शिप की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 8 नॉट्स थी। नॉट्स क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड। तो 8 नॉट्स की स्पीड से ये सेल कर रहे थे। ठीक है, As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling toward us. ठीक है, एंड जैसे ही ये हर एक वेव के ऊपर पहुंचते थे, उसके टॉप पर पहुंचते थे, तो वहां से उन्हें पूरा बड़ा ओशन, समुद्र दिखाई देता था जो इनकी तरफ आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिचुएशन कैसी थी। वो ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, सेल कर रहे थे अपनी बोट के थ्रू, एंड यहाँ पर ऐसे वेव्स भी थी। तो जैसे ये हर एक वेव के ऊपर पहुंचते थे, उसकी टॉप पर पहुंचते थे, तो वहां से उन्हें पूरा बड़ा सी दिखाई देता था, पूरा बड़ा समुद्र दिखाई देता था जो इनकी तरफ रोल करता हुआ ऐसे आ रहा है। ओके, so they were able to see that view when they reached on the top of the wave. ठीक है, then and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. and बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी, तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी तो उनके कानों में भी दर्द होने लग गया था। सो ऐसा लग रहा था कि जो विंड्स हैं वो स्क्रीम कर रही हैं, वो चिल्ला रही हैं, एंड इट वाज पेनफुल टू द ईयर्स। मतलब जो कानों के लिए वो बहुत पेनफुल थी, बहुत दर्द हो रहा था, इतनी तेज हवाएं चल रही थी। ठीक है, to slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो फिर क्या हुआ? अब देखो स्पीड बहुत ज़्यादा थी एंड तेज़ हवाएं भी चल रही थी, लहरें आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो बोट है, जो शिप है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देना चाहिए। तो स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो उनकी स्टॉर्म जिब थी उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप किया तो फिर वो जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो उन्होंने स्टॉर्म जिब को ड्रॉप कर दिया, एंड उन्होंने क्या किया? लैश्ड का मतलब होता है बांधना। दे लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप, एक मतलब बहुत ही टाइट रोप को उन्होंने बांध दिया लूप में, मतलब गांठ लगा दी, एंड उसको लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? जो बोट का जो पिछला हिस्सा होता है उसको स्टर्न बोलते हैं। तो स्टर्न पर उन्होंने उस रूप को बांध दिया, लैश कर दिया। ठीक है, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, मतलब दोबारा रस्सियों को बांधा, डबल लैश कर दिया, दोबारा डबल तरीके से उन्होंने बांधा, एंड वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, बिकॉज अब उन्हें इंडिकेशन मिल गया था कि जो मौसम है वो और ख़राब होने वाला है, हो सकता है बहुत तेज़ तूफान आए, लहरें आए, वो डूब सकते हैं। तो उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना यहाँ पर स्टार्ट किया। उन्होंने रस्सियाँ बांधी स्टर्न
स्टर्न मतलब जो बोट है उसके आखिरी जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर उन्होंने रस्सियाँ बांधी, बहुत तेज़ रस्सियाँ बांधी। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइफ राफ्ट जो ड्रिल है उसके थ्रू वो गए। मतलब अगर शिप डूब जाता है तो वो लाइफ बोट पर कैसे जाएंगे, तो उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल के थ्रू वो गए। एंड उन्होंने लाइफ लाइन्स अटैच करी, ठीक है, दे अटैच लाइफ लाइन्स। एंड उन्होंने ऑयल स्किन्स डोंड का मतलब होता है पहनना, तो उन्होंने वाटर प्रूफ ऑयल स्किन्स कपड़े पहने एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड उन्होंने वेट किया, दे वेटेड कि अगर कुछ बुरा होता है तो अब हम उसके लिए रेडी हैं। एंड उन्होंने उसके लिए वेट किया। ओके, देन अब आगे रीड करते हैं। The first indication of impending disaster came at about 6 PM. एंड जो फर्स्ट इंडिकेशन, जो फर्स्ट उन्हें साइन मिला impending disaster, impending का मतलब क्या होता है, जो होने वाला है, about to happen। हमें पता है कि यहाँ पर एक डिजास्टर, बहुत बड़ा यहाँ पर तूफान आने वाला होता है। सो इट वॉज अ impending disaster, जो होने वाला है अभी। तो उन्हें जो पहला इंडिकेशन मिला इस impending disaster का, वो कब मिला, 6 PM पर मिला, शाम के 6 बजे मिला, ठीक है, विद एन ऑमनियस साइलेंस। और कैसा इंडिकेशन था वो, एक ऑमनियस साइलेंस थी, मतलब एक बहुत ही डरा देने वाली साइलेंस थी, शांति थी। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कुछ भी डरावना होने से पहले, कुछ भी खतरनाक होने से पहले एक शांति होती है, एक साइलेंस होती है, उसको ऑमनियस साइलेंस बोला जाता है। आपने देखा होगा कोई भी तूफान या फिर तेज बारिश आने से पहले एकदम हवा रुक जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है वो 1-2 मिनट के लिए, तो उसको ऑमनियस साइलेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर भी डिजास्टर आने वाला होता है, बहुत तेज तूफान आने वाला होता है, तो उससे पहले की जो साइलेंस होती है, जो शांति होती है, उसको ऑमनियस साइलेंस बोलते हैं। एंड इस ऑमनियस साइलेंस से उन्हें इंडिकेशन मिल जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। देन द विंड ड्रॉप, द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। और फिर क्या हुआ, एकदम से जो विंड है वो ड्रॉप हो गई, मतलब एकदम से जो तेज हवाएं चल रही थी वो रुक गई। एंड जो स्काई है, जो आसमान है, वो डार्क हो गया, ठीक है। फिर then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। और फिर क्या हुआ, फिर एकदम से growing roar मतलब एक दहाड़ आई उनकी तरफ, एंड एक enormous cloud मतलब एक बहुत बड़ा क्लाउड उनकी शिप के आफ्ट पर टावर हो गया। आफ्ट क्या होता है, आफ्ट इज द बैक साइड ऑफ द शिप, मतलब उनकी जो शिप की पिछली साइड थी उसको आफ्ट बोलते हैं। तो उनके आफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड आ गया, उसके ऊपर आ गया। टावर का मतलब होता है ऊपर आ जाना, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा, enormous मतलब ह्यूज, तो एक बहुत बड़ा क्लाउड, एक इनॉर्मस क्लाउड उनके आफ्ट के शिप के ऊपर टावर हो गया, उसके ऊपर आ गया, ठीक है। देन विद हॉरर I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen। और बहुत ही डर के साथ, विद हॉरर, नरेटर ने ये रियलाइज किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये कोई क्लाउड नहीं था, ये कोई बादल नहीं था जो शिप के ऊपर आ गया था। इट वॉज अ वेव, ये एक लहर थी, और इतनी बड़ी थी जो कि नरेटर ने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी, ठीक है। सो दैट वॉज नॉट अ क्लाउड, वो कोई बादल नहीं था, वो एक लहर थी, ओके। देन it appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। और ये जो वेव थी ना, ये जो लहर थी, ये बिल्कुल वर्टिकल थी, मतलब एकदम बिल्कुल सीधी थी। एंड ये इसकी जो हाइट थी वो दूसरी वेव से बिल्कुल डबल थी, ट्वाइस थी। अभी पहले जो वेव्स आ रही थी उनसे डबल साइज, मतलब उनसे दुगनी साइज की ये वेव थी, इतनी बड़ी वेव थी। एंड बिल्कुल ऐसे खड़ी वर्टिकल वेव थी, ठीक है। इसलिए उनको लग रहा था कि ये बादल है, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये तो एक लहर है। एंड उस लहर का जो क्रेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटफुल था। क्रेस्ट क्या होता है, लहर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये लहर आ रही है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो उसका जो क्रेस्ट था वो ब्रेक हो रहा था, फ्राइटफुल मतलब डरावना, फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। अब वो जो वेव थी वो धीरे धीरे उनके शिप के ऊपर ऐसे गिरने वाली थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनके शिप के ऊपर वो वेव आ चुकी थी। एंड धीरे धीरे जो क्रेस्ट था, जो वेव का जो टॉप था, वो उनके शिप के ऊपर गिर रहा था, पानी उनके शिप के ऊपर गिरने वाला था, ठीक है। सो इट वॉज वेरी फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना, ओके। So it was with a frightful breaking crest, ठीक है। फिर आगे रीड करते, the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it। और फिर क्या हुआ, जो रोर थी, उस वेव की जो दहाड़ थी वो एक थंडर में बदल गई। एंड जो स्टर्न था, स्टर्न क्या होता है, जो शिप का जो पिछला हिस्सा था, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि शिप के पीछे से वो वेव आ रही थी, तो शिप का जो पिछले वाला हिस्सा था वो ऊपर उठ गया था, जो स्टर्न है वो ऊपर उठ गया था, बिकॉज वेव ऐसे आ रही थी तो उसके साथ साथ जो शिप का ऊपर पिछले वाला हिस्सा था वो भी ऐसे ऊपर उठ गया था, जो स्टर्न था वो भी ऐसे मूव अप हो गया था। देन
एंड एक मोमेंट के लिए नरेटर को ऐसा लगा कि वो उस वेव को पार कर लेंगे, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो जब ऐसे शिप ऊपर हो गई थी, वेव की तरह ऐसे ऊपर हो गई थी, तो नरेटर को एक सेकेंड के लिए, एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि वो उस वेव को, उस लहर को पार कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। और फिर क्या हुआ, एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उनके शिप के डेक पर। डेक क्या होता है, शिप का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उसको डेक बोलते हैं। तो वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो वेव का पानी था, जो लहर का जो पानी था, वो शिप के ऊपर गिरा, तो एकदम से एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, then a torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और फिर क्या हुआ, torrent, torrent का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट। तो एक लार्ज अमाउंट में ग्रीन और व्हाइट वाटर शिप के ऊपर आके गिर गया। ठीक है, बिकॉज सी का जो पानी था वो ग्रीन और व्हाइट कलर का था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो सी का पानी था वो शिप के डेक के ऊपर आके गिर गया। ठीक है, एंड क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जो नरेटर का जो हेड है वो व्हील में जाके एकदम से टकरा गया। ठीक है, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, तो एकदम से जाके जो नरेटर का सर है वो व्हील में जाके टकरा गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और फिर पानी के प्रेशर से जो नरेटर है वो उछल के शिप से पानी में जाके गिर गए, एंड वो वेव्स में, मतलब लहरों में डूब रहे थे। सो ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ, ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स। ठीक है, वो लहरों के नीचे डूब रहे थे। ठीक है, I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. ठीक है, तो अब उन्हें लग रहा था कि वो नीचे डूब रहे हैं, तो उन्हें लग रहा था कि अब मेरी डेथ होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। तो उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, एंड धीरे धीरे वो अपना होश खो रहे थे। ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस एंड वो पीसफुल फील कर रहे थे, बिकॉज हिज डेथ वॉज अप्रोचिंग, उनकी डेथ अप्रोच हो रही थी, एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं नहीं बच सकता। एंड धीरे धीरे वो अपना होश भी खो रहे थे, उनकी कॉन्शियसनेस भी लूज हो रही थी, एंड वो पीसफुल फील कर रहे थे। ठीक है, आगे रीड करते हैं। देन अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। और फिर एकदम से क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली नरेटर का जो सर है वो पानी से बाहर निकल गया, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने पहली सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे होते हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती है, लाइफ लाइन्स उन्होंने बांधी हुई होती हैं, एंड उन्होंने वाटर प्रूफ ऑयल स्किन कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो पानी से बाहर आ जाते हैं और उनका जो सर है वो पानी से एकदम बाहर आ जाता है, उसको पॉप्ड आउट होना बोलते हैं। ठीक है, A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. और फिर कुछ मीटर दूर जब उनका सर पानी से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि कुछ मीटर दूर उनकी जो बोट है, जिसका नाम क्या है, वेव वॉकर, उनकी जो बोट है वो कैप्साइजिंग मतलब टर्न ओवर होने वाली है, पलटने वाली है, एंड उसकी जो मास्ट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो रखी है। मास्ट मतलब वो शिप के जो डंडे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रखे हैं, मतलब जो शिप है वो पूरी ऐसे लेट चुकी है, हॉरिजॉन्टल हो रखी है। ठीक है, कभी भी पलट सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जग टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और फिर क्या हुआ, एकदम से एक बहुत तेज हवा आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ना वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तो एक बहुत तेज हवा आई, एक बहुत तेज लहर आई, एंड उसने क्या किया, उसने जो शिप है उसको एकदम अपराइट कर दिया, मतलब सीधा खड़ा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो हवा आई, इस हवा की जो वेव आई, इस वजह से जो शिप है वो पहले हॉरिजॉन्टल हो रखी थी, एकदम टर्न होने वाली होती है, लेकिन फिर वो एकदम सीधी अपराइट खड़ी हो जाती है। ठीक है, एंड फिर क्या करते हैं, फिर ये जो नरेटर है ये अपने लाइफलाइन, जो लाइफलाइन बंधी हुई होती है, इनसे इन्होंने पहले बांध रखी होती है, तो उसको पकड़ के फिर ये क्या करते हैं, फिर ये गार्ड रेल्स को ग्रैब करते हैं, मतलब वो शिप के आसपास जो रेल्स लगी होती हैं, डंडियां लगी होती हैं, उनको पकड़ के फिर ये शिप पर कूद जाते हैं। सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर का जो मेन बूम होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, उस पर कूद जाते हैं। ठीक है, Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। और फिर और भी छोटी छोटी वेव्स आती रहती हैं, एक वो तो बड़ी वेव आई थी जिस वजह से इतना डैमेज हुआ, फिर उसके बाद भी वेव्स आती रहती हैं। तो उन वेव्स की वजह से जो ऑथर हैं वो टॉस्ड का मतलब उछलते रहते हैं, एक रैग डॉल की तरह। रैग डॉल क्या होता है, एक कपड़े की जो हल्की सी डॉल होती है। तो अब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स के आगे इंसान क्या ही चीज़ है, इतना लाइट वेट है। सो दैट्स वाई उन वेव्स की वजह से जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो बार बार उछल रहे थे एक रैग डॉल की तरह। ठीक है, My left rib cracked, my mouth filled with blood and the broken teeth। और फिर क्या हुआ, तो जैसे ही वो ऐसे हवा में उछल रहे थे वेव्स की वजह से, तो उनकी जो लेफ्ट रिब केज है, उनकी जो क्या हो गई, जो उनकी लेफ्ट रिब थी वो क्रैक हो गई। ठीक है, वहाँ की जो लेफ्ट रिब थी वो ब्रोक हो गई, क्रैक हो गई, एंड जो उनका पूरा माउथ है वो
खून से भर गया, फिल्ड विद ब्लड, एंड उनके दांत भी टूट गए। ठीक है, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और फिर जैसे तैसे करके वो स्ट्रगल करके व्हील तक पहुंचे एंड व्हील उन्होंने पकड़ा, एंड जो बोट है, जो बोट का स्टर्न है, मतलब जो पिछला हिस्सा है, उसको लाइन अप किया अगली वेव के लिए, एंड हंग ऑन मतलब टाइटली उसको पकड़े रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो एंड बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, उनको ये फील हो रहा था कि नीचे पानी भर चुका है, जो शिप है उसके नीचे पानी भर चुका है एंड वो धीरे धीरे डूबने वाले हैं। लेकिन उनमें बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे जाके इन्वेस्टिगेट करें कि कितना पानी भरा है, क्या सिचुएशन है। तो उनमें बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं थी, बस वो व्हील को पकड़े वहां पर खड़े रहे। ठीक है, देन क्या हुआ, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। और फिर एकदम से जो हैच का जो फ्रंट डोर होता है वो एकदम से खुला एंड वहां से नरेटर की वाइफ आई, मैरी आई। हैच क्या होता है, शिप के फ्लोर की एक ओपनिंग डोर को हैच बोला जाता है। तो हैच एकदम से खुला एंड वहां से मैरी नीचे से आई एंड वो बोलते हैं, नरेटर को बोलते हैं कि जो हम डूब रहे हैं, पानी पूरा डेक्स में भर चुका है। ठीक है, एकदम से वो चिल्ला के बोलती हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और फिर जो नरेटर है वो अपनी वाइफ को चलाकर बोलते हैं कि तुम व्हील पकड़ो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। सो ही टोल्ड हर दैट टेक द व्हील, टेक द कंट्रोल ऑफ द व्हील, एंड फिर वो हैच की तरफ जाते हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। और जो उनके दो क्रू मैन थे, लैरी और हर्ब, जिनको उन्होंने हायर किया था, ये दोनों क्रू मैन क्या कर रहे थे, ये मैडमैन की तरह मतलब पागलों की तरह पानी को बाहर पंप कर रहे थे, पानी को बाहर फेंक रहे थे शिप के, बिकॉज अगर पानी भरेगा तो जो शिप है वो डूब जाएगी। एंड डैमेज हो गया था शिप को काफी, तो पानी अंदर भरता ही जा रहा था एंड वो क्या कर रहे थे, पागलों की तरह, मैडमैन की तरह पानी को बाहर फेंक रहे थे ताकि जो शिप है वो डूबे नहीं। ठीक है, broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। और फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा, जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो broken timbers है, मतलब जो टूटी हुई लकड़ी है, वो क्या है, क्रेजी एंगल्स पर ऐसे लटके हुए हैं, मतलब टूट फूट के अलग अलग एंगल्स पे, क्रेजी एंगल्स पे लटके हुए हैं। एंड जो पूरी जो स्टारबोर्ड वाली साइड है, मतलब जो शिप की जो राइट साइड होती है ना, उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। तो शिप की जो स्टारबोर्ड साइड थी ना, वो बल्ज्ड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ मुड़ गई थी। ठीक है, देखो जैसे शिप तो ऐसी शेप का होता है, अब जो उसकी राइट साइड है, जो स्टारबोर्ड साइड है, वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गई थी, अंदर की तरफ बल्ज हो गई थी। ठीक है, और जो क्रॉकरी, जो क्लोथ्स, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, ये जो सारा सामान था, ये पानी में तैर रहा था। ठीक है, देन आई हैव स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। और फिर जो नरेटर है वो आधा तैर के आधा रेंग के वो चिल्ड्रंस के कैबिन, मतलब जहां पर बच्चे हैं वहां तक जाते हैं, उनके हाल के बारे में जानने के लिए, वो ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, देन आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंकर। और फिर वो वहां पर जाके अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो, तो फिर वो रिप्लाई करते हैं यस हम ठीक हैं। कहाँ से रिप्लाई करते हैं, अपर बंकर से। ठीक है, अपर बंक से, सॉरी। देन बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। और फिर जो उसकी बेटी होती है, जिसका नाम क्या होता है, सुजैन, उसका निक नेम यहाँ पर सू बोला गया है। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरा जो हेड है वो थोड़ा सा दुख रहा है, एंड वो कहाँ पर पॉइंट करती है, एक उसके आईज के ऊपर एक यहाँ पर बम्प हो रखा होता है, मतलब जो उसका सर है वो सूज चुका होता है। ठीक है, तो वहां पर उस पर पॉइंट करके सू बोलते हैं कि मेरा जो सर है वो दुख रहा है। ठीक है, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड। लेकिन अभी नरेटर के पास सूजे हुए सर के बारे में टेंशन लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिकॉज जब जो शिप है वो हॉरिजॉन्टल हो गया होगा, जब वो वेव आई थी, तो उस वजह से सू का जो सर है वो कहीं पर टकरा गया होगा, जिस वजह से उसके सर पर सूजन आ गई। लेकिन जब नरेटर ने ये देखा तो अभी उसके पास बिल्कुल भी ये टाइम नहीं था उसके बम्प हेड के बारे में वरी करने का, बिकॉज अभी तो नरेटर को सबकी जान बचानी थी, तो अभी ये प्रायोरिटी का काम नहीं था। ओके, सो ही वॉज नॉट हैविंग एनी टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। ठीक है, तो फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, देन आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। और वो क्या करते हैं, हैमर फाइंड आउट करते हैं, हथौड़ा फाइंड आउट करते हैं, स्क्रूज मतलब कील फाइंड आउट करते हैं, एंड कैनवास, कैनवास क्या होता है, तिरपाल, जो मोटा कपड़ा होता है जिससे वो पूरे जो गैप्स हैं उनको ढक सकते हैं ताकि पानी अंदर ना आए, उसको कैनवास बोलते हैं। तो ये तीनों सामान लेके वो कहाँ पर जाते हैं, दोबारा डेक पर जाते हैं। एंड वो स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें इतनी ज़्यादा चोट लग रखी होती है, उनकी लेफ्ट रिब टूट चुकी होती है, उनके दांत टूट चुके होते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं। तो वो स्ट्रगल करके दोबारा डेक पर जाते हैं, शिप के ऊपर वाले पार्ट पर जाते हैं। ठीक है,
With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. और जो starboard side थी, जो right side थी शिप की, वो टूटी हुई थी, जिस वजह से हर वेव के साथ जो पानी है वो शिप के अंदर आता ही जा रहा था, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली शिप टूटी हुई है तो हर वेव के साथ पानी शिप के अंदर आता जा रहा था, ठीक है। एंड इफ वी कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, और अगर उस राइट साइड को अगर उसको अच्छे से रिपेयर नहीं किया, अगर वहाँ पर कोई कवरिंग नहीं लगाई, उसको स्टॉप नहीं किया, तो ज़रूर जो उनकी शिप है वो डूब जाएगी, है ना, बिकॉज पानी अगर अंदर भरता ही रहेगा तो वो डूब ही जाएंगे, तो उसको रोकना होगा, उसको रिपेयर करना होगा, अदरवाइज दे विल सिंक। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मैनेज करके क्या किया, जो कैनवास है, जो मोटा कपड़ा है, जो तिरपाल है, उसको स्ट्रेच किया और जो वाटरप्रूफ हैच कवर्स हैं उनको जो गैपिंग होल्स के आगे लगा दिया, मतलब जहाँ पर टूट रखा है, जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, तो उन गैपिंग होल्स के आगे वो वाटरप्रूफ कपड़े लगा दिए, कैनवास लगा दिया, ताकि और पानी अंदर ना आए, ठीक है। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन अभी भी वो कैनवास सब कुछ लगाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि जो ज़्यादातर पानी था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब अंदर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। आगे रीड करते। Then more problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और फिर जब ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि पानी अंदर भर रहा था, ऑब्वियसली दे वर गोइंग टू सिंक, अगर पानी अंदर आना बंद नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम तो चली रही थी, साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हो गई। और प्रॉब्लम क्या आई कि जो उनके हैंड पंप थे वो ब्लॉक होने लग गए थे। ब्लॉक क्यों होने लग गए थे? बिकॉज जो डेब्रिस, जो सामान इधर उधर फ्लोट करा था, वहाँ पर इतना सामान फ्लोट करा था, जैसे अभी हमने देखा क्लोथ्स, क्रॉकरी, टॉयज, टिन्स, इतना सारा सामान डेब्रिस वहाँ पर फ्लोट करा था, जिस वजह से जो हैंड पंप हैं वो ब्लॉक होने लग गए थे। और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे। सो यहाँ पर और प्रॉब्लम्स आ गई। फिर द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब हैंड पंप काम करना बंद हो गई, इस वजह से वाटर लेवल फिर बढ़ने लग गया, एंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एक थ्रेटनिंग मतलब डरान देने वाले लेवल तक पहुँच गया था वाटर लेवल। देन बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोर्टसे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। और फिर जब नरेटर डेक पर पहुंचे तो फिर वहां जाकर उन्हें पता चला कि जो उनके 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, उनके पास 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स भी थे, वो पानी में ही गिर गए थे उसी टाइम, ठीक है। एंड उनके उस 2 हैंड पंप्स के साथ और क्या क्या सामान गिर गया था? फोर्टसे स्टेल। फोर्टसे स्टेल क्या होता है? देखो, जो मास्ट होता है, जो डंडी होती है शिप की, एंड जो बोट के या शिप का आगे वाला पार्ट होता है उसको कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं फोर्टसे स्टेल, ताकि वो जो मास्ट है वो गिरे ना। ओके, जिब क्या होती है? जिब हमने डिस्कस कर ही लिया था, वो जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, जो शिप की स्पीड को कंट्रोल करता है। एंड डिंगीज क्या होती हैं? ये बोट्स होती हैं जिनको इमरजेंसीज के टाइम पर यूज़ किया जाता है, रेस्क्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड द मेन एंकर, मेन एंकर क्या होता है? ये एक मेटल का पीस होता है जिसको यूज़ किया जाता है बोट या फिर शिप को एक जगह पर अटैच करने के लिए, एक जगह पर फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 2 स्पेयर हैंड पंप्स होते हैं, इनके साथ साथ ये सारा सामान भी पानी में, सी में गिर चुका होता है, ठीक है। Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। और फिर एकदम से नरेटर को याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, ठीक है। Then I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked। और फिर उन्होंने उस इलेक्ट्रिक पंप को एक आउट पाइप से कनेक्ट किया, एंड वो बहुत खुश हुए जब वो इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था। ओके, सो ही वॉज वेरी थैंकफुल व्हेन इट वर्कड, बिकॉज बाकी जितने भी हैंड पंप्स थे वो तो काम करने बंद हो गए थे, ठीक है। आगे रीड करते हैं। देन The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। और उनकी वो जो पूरी रात थी उन्होंने बहुत उसमें काम किया, एंड जो रात थी वो बहुत ठंडी भी थी। इट वॉज वेरी कोल्ड बिकॉज तूफान आया था, ऊपर से पानी भी था, तो बहुत ही कोल्ड नाइट थी। एंड दे वर वर्किंग एंडलेसली, क्योंकि पानी भी बाहर फेंकना था। वो क्या का काम कर रहे थे? दे वर पंपिंग, मतलब जो पानी अंदर आ रहा था उसको बाहर फेंक रहे थे, ये काम हो रहा था। देन वो स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग व्हील को संभाल रहे थे, जो शिप की स्टीयरिंग व्हील है उसको भी तो संभालना होगा। एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, मतलब रेडियो से मैसेजेस भी दे रहे थे हेल्प के लिए। ओके, सो दे वर वर्किंग एंडलेसली। देन वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
तो जो वो मे डे कॉल्स भेज रहे थे उनका भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मे डे कॉल्स क्या होती है, जब आप मुसीबत में फंस जाते हो तो फिर आप हेल्प के लिए जो मैसेजेस भेजते हो रेडियो के थ्रू, उनको मे डे कॉल्स बोला जाता है। तो अब वो तूफान में फंस गए थे, उनकी बोट की हालत, उनकी शिप की हालत इतनी ख़राब हो गई थी और उनके वो इंजर्ड भी थे, तो इसलिए वो मे डे कॉल्स भेज रहे थे ताकि लोग वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आए, उन्हें कुछ हेल्प मिले, कुछ मदद मिले। लेकिन उनको उनके मे डे कॉल्स के कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहे थे और ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी क्योंकि वो ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर रिप्लाई मिलना बहुत मुश्किल था। ओके, then Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. और जो सू थी, मतलब सुजैन नरेटर की जो बेटी थी जो 7 years old थी, तो सू का जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा सूज गया था, मीन्स इट वॉज डेंजरसली स्वॉलन, अलार्मिंग स्वॉलन, मतलब उसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा ही सूज गया था। एंड उसकी जो दोनों आईज हैं वो ब्लैक हो चुकी थी, तो उसके आईज के नीचे से ब्लैक सर्कल्स हो चुके थे, ब्लैक आईज हो चुकी थी। एंड देन नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसकी जो हाथ है, आर्म है, उस पर भी एक बहुत गहरा कट था। ठीक है, When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो फिर जब नरेटर ने अपनी बेटी से पूछा, सुजैन से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, तुम्हारे हाथ पर भी कट है, ब्लैक आइज हो गई एंड ये बम्प भी हो गया हेड पर, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सारी इंजरीज के बारे में। तो फिर उसकी बेटी या नरेटर को रिप्लाई करती है कि मैं आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी, मैं आपको ज़्यादा वरी नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना काम कर रहे थे, हमारी जान बचा रहे थे, सो आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू, यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो यहाँ पर उनकी बेटी ने कितनी अच्छी बात बोली, वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, इतनी छोटी उम्र में भी वो अपने पापा की वो समझ रही है कि उनके पापा कितना ट्राई कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, तो वो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी, वरी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उसने अपनी इंजरीज के बारे में अपने पापा को नहीं बताया। ओके, टू गिव हिम सम रिलीफ। ओके, सो यहाँ पर उनकी बेटी ने बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है, देन आगे रीड करते हैं। देन By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और January 3 की मॉर्निंग तक, मतलब जब January 3, ये सारा जो इंसिडेंट है ये January 2 को हुआ था। अब जब अगला दिन आया, सुबह हुई, तो जो पंप्स हैं उन्होंने, मतलब जो मोस्ट ऑफ जो वाटर था, जो पानी अंदर आ रखा था, उसको बाहर फेंक दिया था, तो वाटर लेवल इतना ज़्यादा अंदर नहीं था एंड जो वाटर लेवल था वो अंडर कंट्रोल था। ओके, एंड इस वजह से जो सब हैं वो रेस्ट ले पा रहे थे इन द 2 hours इन रोटेशन, मतलब ऐसे रोटेशन में रेस्ट ले रहे थे। जैसे मान लो एक बार एक इंसान काम कर रहा है, फिर वो आके रेस्ट लेता है, उसके बदले पर दूसरा इंसान जाके काम करता है, तो ऐसे रोटेशन में वो 2-2 घंटे का रेस्ट भी ले रहे थे, बिकॉज जो वाटर लेवल था वो सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल था। ओके, then but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. ठीक है, लेकिन अभी भी वाटर का जो लेवल था वो तो अंडर कंट्रोल था, वो रेस्ट भी ले रहे थे, लेकिन अभी भी वाटर लाइन के नीचे एक बहुत बड़ा लीक था जिससे पानी अंदर आ रहा था। वाटर लाइन क्या होता है, देखो वाटर की वो लाइन जो बोट को जिस सरफेस पे हिट कर रही है वो वाटर लाइन होती है, तो वाटर लाइन के नीचे मतलब बोट का वो पार्ट जो पानी के अंदर है, तो वहां पर अभी भी एक बहुत बड़ा लीक था, ट्रेमेंडस लीक था जहां से पानी अंदर आ रहा था। ठीक है, तो जब नरेटर चेक करने गए, वो लीक के बारे में देखने गए, कहाँ लीक है, कहाँ से पानी अंदर आ रहा है, तो उन्हें पता चला कि बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स हैं वो पूरे टूट चुके हैं, पूरे स्मैश डाउन हो चुके हैं कील तक। अब ये मेन रिब फ्रेम्स क्या होते हैं, ये एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जो बोट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इनको रिब फ्रेम्स बोलते हैं। तो ये बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे ये पूरे टूट चुके थे, कहाँ तक, कील तक। ये कील क्या होता है, ये एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो बोट के नीचे कनेक्टेड होता है और ये बोट को सीधा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कील तक जो पूरे मेन रिब फ्रेम्स थे वो टूट चुके थे, एंड इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। और जो स्टारबोर्ड साइड थी, मतलब जो राइट साइड थी बोट की, उसको किसी भी चीज़ ने होल्ड नहीं कर रखा था, बस कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस ने ही होल्ड करके रखा था, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी डैमेज भी हुआ था एंड पूरा जो रिब फ्रेम का स्ट्रक्चर था वो टूट चुका था। ओके, देन we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो वो जो वेव वाला ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये जो भी उनके साथ ही बुरा इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, इसके बाद वो 15 घंटे सर्वाइव कर चुके थे। 15 hours they had survived from that wave hit. ठीक है,
लेकिन अब ये जो इनकी बोट थी जिसका नाम वेव वॉकर था, इसकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, इसकी ऐसी कंडीशन थी कि ये ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रहे थे, फिर ये सदर्न इंडियन ओशन से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। लेकिन इनकी बोट में सदर्न इंडियन ओशन में ही वेव की वजह से ऐसी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी तरीके से इनकी बोट डैमेज हो गई कि अभी ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, okay, then I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east। और फिर उन्होंने चार्ट वगैरह में चेक किया, नरेटर ने चार्ट में चेक किया और उन्होंने कैलकुलेट किया कि कुछ 100 किलोमीटर्स के बाद दो आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, दो छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा ही रहे थे। देन वन ऑफ देम आइल इन एम्स्टरडैम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और उन दोनों आइलैंड में से एक आइलैंड था आइल एम्स्टरडैम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, फ्रांस का साइंटिफिक बेस था। ठीक है, Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। और उन सबकी बस एक ही उम्मीद थी कि इस आइलैंड तक पहुंचना है, इस पूरे बड़े से ओशन में, बिकॉज वो इतने बड़े ओशन में थे। अब एक आइलैंड तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है ना, एक पिन टाइप, एक डॉट टाइप चीज़ है, तो वो इस पूरे बड़े वास्ट ओशन में इस पिन प्रिक मतलब इस छोटे से आइलैंड पर पहुंचना चाहते थे अपनी जान बचाने के लिए। अब बिकॉज उनकी बोट की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, उन सभी को ऑलमोस्ट इंजरीज हो रखी थी, तो अब वो वोएज के कंप्लीट करने के बारे में थोड़ी सोचेंगे। अब उन्हें वोएज का इतनी नहीं पड़ी थी, अब तो वो अपनी जान बचाना चाहते थे, सेफली घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वोएज के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब वो इन आइलैंड्स पर जाने के बारे में सोचते हैं ताकि वो सेफली अपने घर रिटर्न कर पाएं और अपनी जान अपनी जान बचा के वो वहां पर पहुंच पाएं एंड सेफली अपने घर जा पाएं। ओके, सो उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी कि वो इस आइलैंड पर पहुंच पाएं। ओके, देन but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। लेकिन जब तक जो सी और विंड है, जब तक वो शांत नहीं हो जाते, कम सीवियर नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी सेल को होस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अबैटेड का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना, लेस सीवियर हो जाना। तब तक जब तक जो हवाएं हैं और जो सी है, जब तक वो कम सीवियर नहीं हो जाते, शांत नहीं हो जाते, तब तक वो अपने सेल को होस्ट नहीं कर पाएंगे। सेल क्या होता है, वो जो बड़ा सा कपड़ा लगता है शिप के आगे, ठीक है, जो कि शिप की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, सो वो अपने सेल को होइस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक जो सी और विंड है वो शांत नहीं हो जाता। ठीक है, एंड जो अगर वो अपने सेल को होइस्ट नहीं करेंगे तो उनके वहाँ आइलैंड तक पहुंचने के चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, द चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। देन द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और वो जो बड़ी सी वेव आई थी, वो जो पूरा इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2 को, तो उस वेव की वजह से जो इनका ऑक्सिलरी इंजन है वो भी काम करना बंद हो चुका था। ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है, देखो, एक तो मेन इंजन होता है, एक ऑक्सिलरी इंजन होता है जो पावर जनरेट करता है। ठीक है, इट्स लाइक अ सेकेंडरी इंजन। तो ये जो इंजन है ये भी काम करना बंद हो गया था उस वेव की वजह से। ठीक है, देन आगे रीड करते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो अब जनवरी 4 आ चुका था, जनवरी 2 को ये इंसिडेंट हुआ था, अब जनवरी 4 आ चुका था, 2 दिन हो चुके थे, 36 आवर्स इन्होंने बिता दिए थे। एंड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, और ये कंटिन्यूअस पंपिंग भी कर रहे थे, मतलब पानी को बाहर कंटिन्यूअली बाहर भी फेंक रहे थे। एंड अब ये कौन से लेवल पर पहुंच गए थे, अब कुछ लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स पानी ही बाकी रह गया था, मतलब इन्होंने जो ज्यादातर जो पानी था वो बाहर फेंक दिया था, अब कुछ सेंटीमीटर पानी ही बाकी रह गया था। ठीक है, देन नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। तो पेस का मतलब क्या होता है, पेस का मतलब होता है स्पीड, मतलब अब जो पानी अंदर आ रहा है बस उसको अंदर आने से इन्हें रोकना है, बाकी का अंदर पानी जो था वो तो मोस्टली इन्होंने बाहर फेंक ही दिया था, तो अब जो पानी अंदर आ रहा है बस उसको रोकना है। ओके, सो देन we could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. ठीक है, तो अभी भी ये अपने मेन जो सेल है उसको मेन मास्ट पर होस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज अगर क्यों नहीं होस्ट कर पा रहे थे, वो सेल क्यों नहीं लगा पा रहे थे, बिकॉज इससे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा जो डैमेज पार्ट है, बिकॉज जब होस्ट लगाएंगे तो रस्सियां वगैरह भी बांधनी पड़ेंगी। अब वो रस्सियां जब बांधेंगे तो उससे जो टूटा हुआ पार्ट है, बिकॉज हमें पता है कि उनकी बोट कितनी डैमेज हो रखी थी, तो जब रस्सियां बांधेंगे तो उससे जो टूटा हुआ पार्ट है उस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर बोट और ज्यादा टूट सकती है, उसको और ज्यादा डैमेज हो सकता है, इट विल पुल इट अपार्ट। ठीक है, जो डैमेज सेक्शन है वो और पुल होगा एंड डैमेज हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो स्टॉर्म जिप को होस्ट करते हैं एंड आइलैंड की तरफ हेड करते हैं। स्टॉर्म जिप क्या होता है, वो ट्रायंगुलर वाला पार्ट वो लगा देते हैं एंड फिर अपनी डायरेक्शन की तरफ, आइलैंड की तरफ हेड करते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है,
Then Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और फिर मैरी मतलब नरेटर की जो वाइफ थी उनको क्या मिला, उनको कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिले. कॉर्न बीफ मतलब मीट होता है ये, एंड क्रैकर बिस्किट यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये क्रैकर बिस्किट होते हैं, ठीक है, क्रंची वाले जो बिस्किट होते हैं. तो मैरी को कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिला और उन सभी ने 2 दिनों में अपना पहला मील खाया. तो 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उन बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, बिकॉज इतनी बुरी हो गई थी बोट की कंडीशन कि वो रिपेयरिंग में ही लगे थे, सब कुछ ठीक करने में ही लगे थे. तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था 2 दिन से. और अब मैरी को ये कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट मिले और सभी ने 2 दिन में अपना पहला मील खाया. ठीक है, सो दे वर वेरी वेरी relieved after eating the food. Then बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. लेकिन ये जो उनका कंफर्ट का मूवमेंट था, ये जो वो रेस्ट कर रहे थे, खाना खा रहे थे, कंफर्ट रेस्ट ले रहे थे, तो ये जो उनका रिस्पाइट था ये काफ़ी कम समय के लिए था, ज़्यादा देर तक ये नहीं चला. क्या हुआ फिर? At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और फिर वही कंडीशन आ गई जो 2 जनवरी को हुई थी. क्या हुआ कि जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो आने लग गए आसमान में, ब्लैक क्लाउड्स आने लगे, पूरा जो आसमान है वो काला हो चुका था. एंड फिर क्या हुआ, द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स और फिर तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी. कितनी स्पीड पर? 40 नॉट्स की स्पीड से विंड चलने लगी. सो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी. एंड जो सी था वो इट इज़ गेटिंग हायर, मतलब जो सी में जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो और ऊंची उठने लगी. ठीक है. Then the weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. और फिर क्या हुआ, फिर जो पूरी रात तक जो वेदर है वो और ख़राब होता रहा. डेट्रॉइट का मतलब क्या होता है? गेटिंग वर्स. जो वेदर है वो और ख़राब होता रहा. ठीक है. और फिर पूरी रात तक वेदर ख़राब हुआ और जब जनवरी 5 की सुबह हुई, ठीक है, अगला दिन आ गया, जनवरी 5 आ गया एंड सुबह हुई. सुबह के टाइम पर दोबारा जो सिचुएशन है वो डेस्परेट हो गई, मतलब दोबारा जो वेदर की कंडीशन है वो ख़राब हो गई. ओके, सो दे वर वेरी डेस्परेट. इधर दे वर गोइंग टू डाई और दे वर गोइंग टू लिव, बिकॉज अब की बार अगर कोई वेव आई एंड कोई ऐसा सिचुएशन हुई, बुरा उनके साथ हादसा हुआ, तो अब की बार वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी उनकी बोट की, वो इंजर्ड भी थे. तो अब की बार उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था. सो सिचुएशन बहुत डेस्परेट हो गई थी. ठीक है. फिर क्या हुआ? When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" ठीक है. तो अब नरेटर जाते हैं अपने बच्चों के पास उन्हें कंफर्ट करने के लिए, उन्हें एश्योर करने के लिए, दिलासा देने के लिए. तो जॉन, जो नरेटर का जो बेटा होता है, जो 6 years old होता है, उसका पूरा नाम होता है जोनाथन, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में जॉन बोला है. ठीक है. तो उनका बेटा नरेटर से पूछता है, अपने पापा से पूछता है, दैट पापा क्या हम मरने वाले हैं? देन I tried to assure him that we could make it. तो नरेटर जब उनका बेटा उनसे पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं, तो फिर नरेटर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, उसको एश्योर करने की कोशिश करते हैं, दिलासा देते हैं कि नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम सेफली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वी विल मेक इट. ठीक है. तो वो उसको एश्योर करने की ट्राई करते हैं. लेकिन फिर क्या होता है? देन But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. तो यहाँ पर फिर उनका बेटा जॉन कंटिन्यू करता है, लेकिन पापा हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता अगर हम चारों साथ हैं, मैं, आप, मम्मी और सू, अगर हम चारों साथ हैं तो हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता. तो यहाँ पर एक 6 साल के बच्चे ने कितनी ब्रेवरी, कितनी मैच्योर बात कही है. उसने कहा कि हमें बिल्कुल भी मरने से डर नहीं लगता अगर हम चारों साथ हैं. तो वो कितना ब्रेव है, कितना मैच्योर है अपनी एज के लिए, उसने कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली. ओके. एंड ये तो उनके बेटे का एग्जाम्पल है, जॉन ने ये बात बोली. एंड पहले जो उनकी बेटी है सू, उसने भी अपनी इंजरीज को छुपाने की कोशिश करी थी अपने पापा से, बिकॉज वो उनको वरी नहीं करना चाहती थी, उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नरेटर के जो दोनों बच्चे हैं, सू एंड जॉन, ये दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं. ये अपने पापा को बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहते, इसलिए सू ने अपनी इंजरीज छुपाई. एंड यहाँ पर जो बेटा जॉन है वो बोल रहा है कि हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता अगर हम चारों साथ हैं. सो ही इज़ वेरी मैच्योर एंड ब्रेव. एंड यही जो लाइन है, ये जॉन की ये जो लाइन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है. तो अब हमें समझ में आया कि ये जो लाइन है, जो हमारे चैप्टर का नेम है, जो टाइटल है, ये लाइन जॉन ने बोली थी जब वो मुश्किल में थे. ठीक है. ओके, सो अब आगे रीड करते हैं. देन I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had.
तो जब नरेटर ने ये बात सुनी कि उसके बेटे ने, उसके 6 साल के बेटे ने ये बोल दिया कि हमें मरने से डर नहीं लगता, तो ये सुन के जो नरेटर है वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। उनके पास कोई वर्ड ही नहीं था कि अब मैं कैसे इसका रिप्लाई करूँ, कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। वो एकदम स्पीचलेस हो गए कि एक छोटे से बच्चे में इतना हौसला है, इतना वो बहादुर है। सो ही डिडंट हैव एनी वर्ड्स टू रिप्लाई टू दैट। और फिर वो चुपचाप चिल्ड्रन कैबिन से, मतलब जो उनके बच्चों का कैबिन होता है, वो वहाँ से निकल के वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं डेक पर चले जाते हैं टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। और वो बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाते हैं, बहुत वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनमें बहुत हौसला आ जाता है कि मेरे बच्चे ही इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, इतने बहादुर हैं, तो अब तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपनी जी जान लगा दूंगा सबको बचाने के लिए। ठीक है, तो वो पूरे डिटरमाइंड होके चले जाते हैं ऊपर एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग ही हैड। देन to protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged porthole facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। ठीक है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टारबोर्ड साइड जो टूटी हुई थी उसको वो ठीक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर बनाया। बिकॉज हमें पता है कि जब वो वेव आई थी, वेव हिट हुई थी, जो 2 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था, उस वजह से जो उनका जो सामान था, जैसे कि एंकर हो गया या फिर जो हैंड पंप्स थे वो सी में गिर गए थे। तो अब उन्होंने एक इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर बनाया। एंकर क्या होता है, ये एक मेटल का पीस होता है जो शिप या फिर बोट को एक जगह स्टेबल करने के लिए, एक जगह बांधने के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने एक इम्प्रोवाइज्ड एंकर बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने एक 22 लीटर के 2 बैरल्स ने, मतलब 2 बड़े बड़े डब्बे लिए, कंटेनर लिए एंड उनको हैवी नाइलॉन रोप से बांध दिया एंड एक इम्प्रोवाइज सी एंकर बनाया। ठीक है, देन that evening Mary and I sit together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. And उस शाम को, उस इवनिंग को मैरी एंड नरेटर एंड उनकी वाइफ मैरी, वो दोनों एक साथ बैठे, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे एंड वो देख रहे थे कि कैसे जो पानी है वो शिप के अंदर आता जा रहा था ब्रोकन प्लैंक्स के अंदर से। ब्रोकन प्लैंक्स मतलब जो वुड के जो स्टिक्स होते हैं, जो वुड के पीसेस होते हैं, तो वो टूटे हुए थे, तो उनके अंदर से पानी शिप के अंदर आता ही जा रहा था। ठीक है, शिप के अंदर पानी भरता ही जा रहा था एंड वो दोनों बैठ के देख रहे थे एंड उनको दोनों को ये फील हो रहा था कि उनका एंड बहुत नियर है, मतलब वो मरने वाले हैं। बिकॉज अब तो सिचुएशन और भी वर्स होती जा रही थी, अब तो वो शिप को ठीक कर ही नहीं सकते थे। इस वजह से उन दोनों को लग रहा था कि उनका एंड नियर है। ओके, देन but Wave Walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sectant। तो फिर क्या हुआ, लेकिन देखो सिचुएशन खराब हो रखी थी, लेकिन जो उनकी बोट थी वेव वॉकर, उन्होंने उसको स्टॉर्म से बाहर निकाल लिया, उन सबको स्टॉर्म से बाहर निकाल लिया एंड जो जनवरी 6 की मॉर्निंग थी, जब जनवरी 6 की सुबह हुई, तो जो विंड है वो काफ़ी ईज हो चुकी थी। मतलब जो विंड है वो तेज़ नहीं चल रही थी, आराम से चल रही थी, जो विंड थी वो ईज हो चुकी थी। ठीक है, एंड फिर उन्होंने क्या किया, सेक्टेंट पर रीडिंग करने की कोशिश करी। सेक्टेंट क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो नेविगेट करने के लिए, डायरेक्शंस पता करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजीशन। ठीक है, तो वो चार्ट रूम में गए। चार्ट रूम क्या होता है, एक टाइप का रूम होता है जहां पर सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं, पोजीशन, स्पीड से रिलेटेड सारा वो जो टेक्निकल काम किया जाता है, वहाँ गए, उस चार्ट रूम में गए एंड वहाँ पर उन्होंने क्या किया, विंड स्पीड पर काम किया उन्होंने, चेंजेस ऑफ कोर्स मतलब कैसे उनको अपनी डायरेक्शन बदलनी है एंड दे हैव टू करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और उन्होंने ये सब कैलकुलेट किया ताकि वो अपनी पोजीशन को पता कर पाए, कहाँ पर वो अभी हैं, व्हाट इज देयर पोजीशन, ये सब पता करने के लिए उन्होंने ये कैलकुलेशन करी। ठीक है, then the best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो बस इतना ही कंक्लूड कर पाए, इतना ही पता कर पाए, इतना ही डिटरमाइन कर पाए कि वो एक 1,50,000 किलोमीटर के इतने बड़े ओशन में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इतने बड़े ओशन में एक छोटे से आइलैंड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम था। सो वो यही डिटरमाइन कर पाए, वो उनके कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वो कैलकुलेशन से नहीं निकाल पाए। ठीक है, देन while I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eye narrowed to slits. She gave me a card she had made. ठीक है, और जब वो वहाँ नरेटर वहाँ बैठ के सोच रहे थे सारी कैलकुलेशंस के बारे में, तो सू आती है वहाँ पर, उनकी बेटी आती है
एंड वो पेनफुली मूव करती है, मतलब वो काफ़ी दर्द में होती है, तो कराहते हुए उनके पास आती है एंड वो क्या करती है, ज्वाइन करती है उनको। एंड उस सू का जो लेफ्ट जो साइड होती है हेड की वो काफ़ी सूज चुकी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हेड बम्प था वो अब ग्रो ही होता जा रहा था और सूजन हो रही थी उसके सर पे। एंड जो उसकी ब्लैक एंड आई थी, उसकी जो आई थी वो काली हो चुकी थी एंड नैरो टू स्लिट्स, मतलब ऐसे पतली पतली हो गई थी, स्लिट्स में हो गई थी। ओके, एंड शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। और वो सू क्यों आती है नरेटर के पास, एक कार्ड देने के लिए आती है जो उसने बनाया होता है, ठीक है। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." ठीक है, तो वो कार्ड देने आती है अपने पापा को, और उस कार्ड पर क्या होता है, उस कार्ड पर नरेटर एंड उनकी वाइफ मैरी के फोटोज होते हैं, उनके पिक्चर्स होते हैं जो उसने बनाए होते हैं। कैरिकेचर्स का मतलब क्या होता है, पिक्चर्स जो एक कार्टूनिक टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सू ने अपने पेरेंट्स के पिक्चर्स बनाए होते हैं उस कार्ड में, तो वो कार्ड वो देने आती है। एंड उस कार्ड के अंदर लिखा क्या होता है, उसके अंदर लिखा होता है हेयर आर सम फनी पीपल, ये कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इन पर हंसी आई, क्या इन्होंने आपको हंसी दिलाई। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो काफ़ी हंसी आई, ठीक है। Inside was a message, oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best, somehow we had to make it। ठीक है, तो कार्ड में नीचे लिखा था और अंदर एक मैसेज भी था। क्या मैसेज था, उसने लिखा हुआ था कि आई लव यू बोथ, मतलब वो बेसिकली अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहती थी कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है। तो उसने लिखा आई लव यू बोथ एंड मैं आप दोनों को बस थैंक यू ही बोलना चाहती हूँ एंड सम लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, मतलब हमें इस मुसीबत को पार करना ही है। तो दोनों बच्चे अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को इनकरेज करने की, वो उन्हें हौसला दिलाना चाहते हैं, उनको इनकरेज करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। इसलिए यहाँ पर सू आई अपना कार्ड देने के लिए, उसमें उसने अपने पेरेंट्स की पिक्चर बनाई एंड एक मैसेज में लिखा कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप हमारे लिए इतनी ट्राई कर रहे हैं हमारी जान बचाने की एंड हम बेस्ट की उम्मीद करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड हमें इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से, इसको पार करके आगे बढ़ना ही है, वी हैव टू मेक इट। ठीक है, तो इनकरेज करने की कोशिश करती है अपने पापा को इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, देन I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. ठीक है, तो फिर जो नरेटर है वो अपनी कैलकुलेशन को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। तो उनका जो मेन कंपस है वो गुम हो चुका होता है एंड वो दूसरा जो स्पेयर है, जो एक्स्ट्रा कंपस है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसको करेक्ट नहीं किया जाता मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। देन आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन लगाया एंड उन्होंने अगला एक दूसरा एस्टिमेट लगाया, एक दूसरा अंदाज़ा लगाया वेस्टर्ली करंट्स के बारे में जो इस पार्ट से फ्लो हो रहे थे इंडियन ओशन के। ठीक है, then about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। ठीक है, तो 2 बजे, जब 2 बज रहे होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो डेक पर जाते हैं एंड लैरी को बोलते हैं कि जो स्टीयरिंग व्हील है, जो स्टीयर है, उसको 185 डिग्रीज घुमा दो। ठीक है, वो बोलते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि 185 डिग्री स्टीयरिंग व्हील को घुमा दो। देन if we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. ठीक है, तो फिर वो उसको बताते हैं कि अगर हम लकी होंगे तो हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। We will expect to see the island at 5 p.m. मतलब शाम के 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे अगर हम लकी होंगे तो। लेकिन ये जो डिसीजन था, ये जो एस्टिमेट था नरेटर का, वो खुद पर ही इस पर श्योर नहीं थे, वो खुद ही इस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर बोला ना, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मतलब वो जो कन्विक्शन था वो खुद ही नहीं फील कर पा रहे थे, वो अपने डिसीजन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए वो बोलते हैं लैरी को कि अगर हम लकी होंगे तो हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आगे रीड करते हैं। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। और फिर एक heavy heart के साथ, मतलब एक भारी दिल के साथ, वो काफ़ी दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि वो पहुंचेंगे आइलैंड तक या नहीं पहुंचेंगे। तो एक heavy heart से वो नीचे जाते हैं, अपने बंक पर चढ़ जाते हैं, मतलब जो उनका बेड है जहाँ पर वो सोते हैं वहाँ पर जाते हैं एंड सो जाते हैं। डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने थके हुए होते हैं, पूरे दिन से वो शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। सो ही वॉज वेरी वेरी टायर्ड एंड जाते ही वो वहाँ पर जैसे ही लेटते हैं तो वो सो जाते हैं, डोज्ड ऑफ। ओके, देन when I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds। ठीक है,
तो जब वो उठते हैं तो उस टाइम 6 बज रहे होते हैं, शाम के 6 बज रहे होते हैं एंड जो आसमान है वो डार्क हो रहा होता है, अंधेरा होने लग जाता है। तो ये टाइम देख के उन्हें पता लग जाता है कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया होगा, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अगर वो लकी होते तो वो 5 बजे तक आइलैंड तक पहुंच जाते, लेकिन अब तो 6 बज चुके थे, तो उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया, मतलब वो आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, एंड अब तो वो अपनी शिप को टर्न भी नहीं कर सकते, अब तो वो शिप को अपनी वेस्टर्ली विंड्स तक टर्न भी नहीं कर सकते, बिकॉज इतना बुरा हाल था उनके शिप का, उनकी बोट का। ठीक है, देन at that moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. ठीक है, और उसी मोमेंट पर जब वो उठे होते हैं नरेटर, तो उसी मोमेंट पर जोनाथन आता है, उनका बेटा आता है, और उसको टॉजल्ड हेड यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि उसके जो बाल हैं, उसके जो हेयर हैं वो बिखरे हुए होते हैं, कोम नहीं होते, इसलिए यहाँ पर बोला है टॉजल्ड हेड, एंड दैट इज द सन जोनाथन। ओके, तो जोनाथन वहां पर आता है और नरेटर से पूछता है, अपने पापा से पूछता है, कैन आई हैव अ हग, मतलब क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। एंड जो सू होती है, मतलब उनकी जो बेटी होती है, वो जोनाथन के पीछे ही होती है। देन Why am I getting a hug now? I asked. तो नरेटर पूछते हैं कि अब तुम मुझे हग क्यों कर रहे हो, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो। Then because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो फिर जोनाथन नरेटर को रिप्लाई करता है, अपने पापा को रिप्लाई करता है कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हो, सबसे बेस्ट पापा हो, एंड दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन हो। ठीक है, बिकॉज देखते हैं आगे रीजन उसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, देन नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो फिर नरेटर रिप्लाई करते हैं कि नहीं, आज ऐसा मत बोलो, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। देन वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। और फिर सू बोलती कि क्यों, आप डरे क्यों हुए हो, आपने तो आइलैंड को फाइंड कर लिया है। एंड देन What I shouted, तो फिर एकदम से नरेटर को जब ये पता चलता है कि आइलैंड उन्होंने फाइंड कर लिया, तो एकदम से वो शाउट करते हैं what? Then It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. और फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, जोनाथन एंड सुजैन, वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि जो आइलैंड है वो बिल्कुल हमारे सामने है, एक बैटलशिप जितना बड़ा है ये। ओके, देन आई rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of एल एम्स्टरडैम। ओके, तो फिर एकदम से वो भाग के डेक पर जाते हैं, नरेटर भाग के डेक पर जाते हैं, एंड रिलीफ से, गेज्ड विद रिलीफ का मतलब एक सैटिस्फैक्शन से, एक रिलीफ के साथ वो उस आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम होता है एल एम्स्टरडैम। ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया, लेकिन अब वो जो आइलैंड है वो उनके सामने होता है, तो वो एक रिलीफ के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ उस आइलैंड को देख रहे होते हैं जिसका नाम होता है एल एम्स्टरडैम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और वो आइलैंड था कैसा, वो एक ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक था, मतलब वहाँ पर वो एकदम बंजर टाइप का, मतलब रूखा सूखा टाइप का आइलैंड था, उस पर इतनी वेजिटेशन, मतलब खेती बाड़ी नहीं थी। ठीक है, सो इट वॉज अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। एंड यहाँ पर उन्होंने उस आइलैंड को क्या बोला है, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। उन्होंने उसको मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड क्यों बोला, बिकॉज इस आइलैंड की वजह से उन सबकी जान बच गई, इसीलिए उन्होंने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। वो था तो नहीं ब्यूटीफुल, लेकिन उस आइलैंड की वजह से उनकी जान बच रही थी, दे वर एबल टू अराइव सेफली, वहाँ पर वो सेफली आ गए थे वहाँ पर, तो इसलिए उसने उनको बोला, उस आइलैंड को बोला मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, देन we anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered us as they helped us ashore. ठीक है, तो उस रात को उन्होंने जो शिप है उसको सी में ही रोक लिया, ऑफशोर मतलब सी में ही रोक लिया, मतलब लैंड से ज़्यादा दूर नहीं, सी में ही रोक लिया। एंड फिर अगली सुबह उस आइलैंड के जो 28 इनहैबिटेंट्स थे, मतलब उस आइलैंड पर सिर्फ 28 लोग ही रहते थे, 28 इनहैबिटेंट्स थे, तो उन 28 इनहैबिटेंट्स ने इनको हेल्प किया वहाँ से शिप से उतरने में एंड यहाँ पर शोर तक आने में। ठीक है, देन with land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. ठीक है, तो जैसे ही वो वहाँ पर उस आइलैंड पर आए और उनके पैरों के नीचे ज़मीन आई, लैंड आई, तो फिर वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगे, फ्लैशबैक्स उन्हें आने लगे कि कैसे सभी ने यहाँ पर इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इतनी मेहनत करी यहाँ पर इस आइलैंड तक पहुँचने में। ठीक है, सो ही थॉट अबाउट लैरी एंड हर्बी। उसने लैरी और हर्बी के बारे में सोचा जो बहुत ही चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे इतनी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में भी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है, अच्छी साइड के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो इतनी
स्ट्रेस सिचुएशन में, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो दोनों बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल थे। तो जो नरेटर हैं वो इनके बारे में सोचते हैं। देन एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और फिर वो मैरी के बारे में सोचते हैं कि मैरी कैसे स्टीयरिंग व्हील को हमेशा कंट्रोल में रखती, स्टीयरिंग व्हील के पास रही उन क्रूशियल आवर्स में, उन इंपॉर्टेंट आवर्स में। तो मैरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रही सारे इंपॉर्टेंट आवर्स में, क्रूशियल आवर्स में। देन most of all I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, and सबसे ज़्यादा उन्होंने सोचा अपनी 7 साल की बेटी के बारे में जो एक हेड इंजरी के बारे में मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी, ठीक है। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, और वो जो उसके हेड पे जो इंजरी हुई थी वो कोई सिंपल सी मामूली सी इंजरी नहीं थी, उसको ठीक करने में 6 माइनर ऑपरेशंस हुए, बिकॉज वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो रहा था, जो खून है वो जम रहा था स्कल और स्किन के बीच में, ठीक है। तो 6 माइनर ऑपरेशंस करने पड़े, ठीक है। तो कोई मामूली सी चोट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबल थी, इतनी ब्रेव थी, वो अपने पापा को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। दैट्स वाई शी वॉज हाइडिंग हर इंजरीज। तो फिर जो नरेटर है वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं। एंड देन एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die, एंड फाइनली वो अपने 6 साल के बेटे के बारे में सोचते हैं जो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता, ओके। एंड यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, ओके। एंड ये लाइन किसने बोली थी? उसके 6 साल के बेटे ने बोली थी, जोनाथन ने। एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। तो यहाँ पर जो नरेटर के दोनों बच्चे हैं वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने बहुत अपने पापा को इनकरेज करने की कोशिश करी। सुजैन ने पहले अपनी इंजरीज को छुपाया, वो टेंशन नहीं देना चाहती थी। देन उसने कार्ड दिया उनको इनकरेज करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए। एंड जो जोनाथन है, जो उनका बेटा है, वो अपनी तरीके से इनकरेज कर रहा था, बोल रहा था कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। एंड लैरी एंड हर्बी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था, वो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक चेयरफुल तरीके से आगे बढ़ रहे थे एंड रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। एंड जो मैरी है उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन था, वो स्टीयरिंग व्हील को गाइड कर रही थी बहुत क्रूशियल आवर्स में। तो यहाँ पर सभी का कंट्रीब्यूशन था। एंड जैसे ही वो लैंड आई, वो ज़मीन आई नरेटर के पैरों के नीचे, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगे, उन्हें फ्लैशबैक्स आने लगे, ओके। सो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। सो वी हैव फिनिश्ड आवर दिस चैप्टर। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। So that's all for this video. Thank you so much.